हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 12 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। कि यूएन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? ए ऑप्शन दीपिका देशवाल, बी ऑप्शन रुचिरा कंबोज, सी ऑप्शन कमला हैरिस, डी ऑप्शन अंशुला कांत। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूएन को यूनाइटेड नेशन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला दीपिका देशवाल बनी है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्य देश 193 है। इसका अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष कौन बना है? ए ऑप्शन वित्त मंत्री, बी ऑप्शन खाद्य मंत्री, सी ऑप्शन गृह मंत्री, डी ऑप्शन ग्रामीण विकास मंत्री। तो दोस्तों अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष वित्त मंत्री को बनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों जीएसटी के बारे में। तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 को की गई थी और हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बी ऑप्शन नितिन गडकरी को, सी ऑप्शन अमित शाह को, डी ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू को। तो दोस्तों अभी हाल ही में लोकमान्य तिलक अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे संबंधित जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में। 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा और यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके असाधारण नेतृत्व व नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार को पाने वाले 41वें व्यक्ति बनेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि एएए ने किसे सर्वश्रेष्ठ महासंघ का पुरस्कार दिया है? ए ऑप्शन भारतीय हॉकी महासंघ, बी ऑप्शन अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, सी ऑप्शन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, डी ऑप्शन बीसीसीआई। तो दोस्तों अभी हाल ही में एएए ने अखिल भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को यह पुरस्कार दिया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि देश का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ने ओपन काइलिन शुरू किया है। ए ऑप्शन रूस ने, बी ऑप्शन चीन ने, सी ऑप्शन कनाडा ने, डी ऑप्शन ब्राज़ील ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में चीन के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ने ओपन काइलिन शुरू किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, चीन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन मालदीव, डी ऑप्शन सूडान। तो दोस्तों अभी हाल ही को मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मालदीव। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि अभ्यास सोल्वेक्स भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? ए ऑप्शन चाइना, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन नेपाल। तो अभ्यास सोल्वेक्स भारत और अमेरिका देश के बीच आयोजित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अमेरिका। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख युद्ध अभ्यासों के बारे में। तो टाइगर ट्रम्प यह भारत और श्रीलंका के मध्य प्रमुख युद्धाभ्यास है। शक्ति यह भारत और फ्रांस के मध्य युद्धाभ्यास है और इंद्रधनुष यह भारत और ब्रिटेन के मध्य प्रमुख युद्धाभ्यास है। समुद्र शक्ति 23 यह भारत व इंडोनेशिया के मध्य प्रमुख युद्धाभ्यास है और संप्रीति यह भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख युद्धाभ्यास है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि क्रिकेटर खिलाड़ी तमीम इकबाल का संबंध किस देश से है?
ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन पाकिस्तान। तो दोस्तों क्रिकेटर खिलाड़ी तमीम इकबाल का संबंध बांग्लादेश से, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बांग्लादेश। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में निक्की मैकरे पेंसन का निधन हुआ, वह कौन थी? ए ऑप्शन नृत्यांगना, बी ऑप्शन लेखिका, सी ऑप्शन बास्केटबॉल खिलाड़ी, डी ऑप्शन तैराक। तो दोस्तों अभी हाल ही में निक्की मैकरे पेंसन का निधन हुआ है, वो एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थी, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSC के अध्यक्ष कौन बने? ए ऑप्शन रवि नायक, बी ऑप्शन आर्यन मेहरा, सी ऑप्शन के राजा रमन, डी ऑप्शन अनिल श्रीवास्तव। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के जो अध्यक्ष वो के राजा रमन बने, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, के राजा रमन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में। RBI के अध्यक्ष P वासुदेवन है, CTO के पंकज गोयल है और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष आदव अर्जुन है और ICAR अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष निर्जा प्रभाकर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि लाडली बहना योजना का संबंध कौन से राज्य से है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन बिहार। तो लाडली बहना योजना का संबंध दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मध्य प्रदेश। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट खंडवा नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन भी मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। इसी के साथ दोस्तों प्रमुख अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं 2023 के। KR गौरी अम्मा अवार्ड, ये डॉक्टर एलिडा गवेक को मिला है जो क्यूबा देश की ये सोशल एक्टिविस्ट है। और UN एम्बिटेंट अवार्ड 2023 ये उड़ीसा के जागा मिशन को मिला है। और असम वेबा पुरस्कार डॉक्टर सपन सेकिया को मिला है जो ऑन्कोलॉजिस्ट है। इसी के साथ दोस्तों नंबर 1 पुलिस थाना पुरस्कार ये उड़ीसा के अस्पा पुलिस थाना को मिला है। और गोल्डन कैलासा अवार्ड नानेरा फिल्म राजस्थानी को मिला है। इसी के साथ दोस्तों 71वां मिस यूनिवर्स अवार्ड ब्राउनी गेबियस को मिला है जो USA की है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार लुंगलाई फायर स्टेशन मिजोरम को मिला है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अम्मा पोखरी परियोजना कहाँ शुरू की गई? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन बिहार। तो अम्मा पोखरी परियोजना दोस्तों उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उड़ीसा। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और यहाँ की जो गवर्नर है गणेशी लाल है। और उड़ीसा में स्थित विदर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और 1 अप्रैल को यानी कि उत्कल दिवस उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी फैल लॉन्च किया और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इसी के साथ दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिकल डॉन्च लॉन्च किया है। अब बात करते हैं दोस्तों 2023 के प्रमुख पद्म विभूषण पुरस्कार जो 6 लोगों को दिया गया है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो श्रीनिवास वर्धन ये USA के, इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। और बालकृष्ण जोशी ये गुजरात के, इनका संबंध वास्तुकला से है और जिनका अभी हाल ही में निधन हो गए, इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जाकिर हुसैन, ये महाराष्ट्र के हैं, एक प्रसिद्ध तबला वादक है, इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। और एस कृष्णा, ये कर्नाटक के, इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। और दिलीप महालेनोविस, ये पश्चिम बंगाल के, इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मुलायम यादव, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये समाजवादी पार्टी से इनका संबंध है और इनका हाल ही में निधन हो गया। इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तोों बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार, ये रिकी केज को मिला है। यह पुरस्कार इनको 3 बार मिला है। इनकी एल्बम का नाम था डिवाइन टाइडस। और मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से डॉक्टर वेगी मोहन को मिला है। राजा राम मोहन राय अवार्ड पत्रकार AB के प्रसाद को मिला है। और प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा को मिला है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मार्कोनी पुरस्कार हरि कृष्ण को मिला है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट ये गुजरात में लॉन्च किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुजरात। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी। ए ऑप्शन बेल्जियम, बी ऑप्शन नीदरलैंड, सी ऑप्शन इंडोनेशिया, डी ऑप्शन अमेरिका। तो दोस्तों अभी हाल ही में नीदरलैंड की सरकार कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नीदरलैंड। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि RBI ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है। ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन जयपुर, डी ऑप्शन भोपाल। तो RBI ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन का आयोजन मुंबई में आयोजित किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुंबई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ताइवान ने भारत के मुंबई में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा ऐलान किया है। और मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। इसी के साथ दोस्तों काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में आयोजित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किसकी अध्यक्षता में SCO का वर्चुअल समिट आयोजन हुआ है। ए ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन शी जिनपिंग, सी ऑप्शन शहबाज शरीफ, डी ऑप्शन व्लादिमीर पुतिन। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में SCO का वर्चुअल समिट आयोजन किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के SCO में शामिल होने के लिए घोषणा की है। और SCO दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल संगठन है। बात करते हैं SCO के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई। SCO एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी संगठन है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 1996 में रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन ने मिलकर शंघाई 5 बनाया है। और 2001 में शंघाई 5 के 5 देश और उज्बेकिस्तान मिलकर SCO की स्थापना की है। अब बात करते हैं वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान के भी जुड़ने से इसके स्थायी सदस्य संख्या की संख्या 8 हो गई है। और वर्ष 2023 में ईरान इसमें शामिल हो गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसके प्रमुख 9 सदस्य देशों के बारे में, तो इंडिया, तजाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान इसके प्रमुख 9 सदस्य देश हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का उद्घाटन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन कोलकाता। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का जो उद्घाटन है न्यू दिल्ली में किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे संबंधित पॉइंट के बारे में। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। और इसमें 504 छात्र रह सकते हैं। और ICAR और IAR द्वारा इसको स्थापित किया गया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं IARI के बारे में, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। इसका गठन 1 अप्रैल 1905 को किया गया। और इसका जो डायरेक्टर है
वो अशोक कुमार सिंह है। अब बात करते हैं दोस्तों ICAR के बारे में। तो इसकी जो फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसका गठन 16 जुलाई 1929 को किया गया और इसके डायरेक्टर हिमांशु पाठक है। अब दोस्तों इससे संबंधित कुछ एडिशनल पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं। बेंगलुरु के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेंगलुरु में भारत का फर्स्ट 3D प्रिंटेड डाकघर बना है। और इसी के साथ दोस्तों चेन्नई के बारे में बात कर ले तो चेन्नई में महिलाओं को रोज़गार देने के लिए मामलों में टॉप पर रहा है चेन्नई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस प्रकार से आपके लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि कोल इंडिया के नए MD चेयरमैन का पद किसने संभाला है। ए ऑप्शन PM प्रसाद ने, बी ऑप्शन तुषार मेहता ने, सी ऑप्शन ब्रजेंद्र नवनीत ने, डी ऑप्शन कमल किशोर छठीवाल ने। तो कोल इंडिया के नए चेयरमैन और MD का जो पद है दोस्तों PM प्रसाद ने संभाला है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, PM प्रसाद। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। PM प्रसाद 2025 तक इस पद पर रहेंगे और इन्होंने प्रमोद अग्रवाल का स्थान लिया है। तुषार मेहता के बारे में बात कर लेते। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल है। ब्रजेंद्र नवनीत ये WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कमल किशोर छठीवाल। तो ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD है। अब दोस्तों बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसकी स्थापना 1975 में की गई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कोयला के प्रमुख प्रकार। तो कोयला के प्रमुख रूप से 4 प्रकार का होता है। इसमें सबसे उच्च क्वालिटी कोयला होता है एंथ्रेसाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% पाई जाती है। दूसरा प्रकार कोयला होता है बिटुमेंस। इसमें कार्बन की मात्रा 78 से 86% पाई जाती है। और तीसरे प्रकार का कोयला होता है लिग्नाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 28 से 30% पाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कोयला का चौथा प्रकार फीड कोयला। यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 26% से भी कम पाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। तो भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है रानीगंज पश्चिम बंगाल में। और विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चाइना। और भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि मेलारका चैंपियनशिप में भारत के यूकी बाम्बरी ने किसके साथ अपना पहला ATP युगल खिताब जीता। ए ऑप्शन लॉयड हैरिस, बी ऑप्शन रोजर फेडर, सी ऑप्शन राफेल नडाल, डी ऑप्शन नोवाक जोकोविच। तो मेलारकी चैंपियनशिप में भारत के यूकी बाबरी ने लॉयड हैरिस के साथ अपना पहला ATP युगल खिताब जीता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। श्रावणी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों श्रावणी मेले का आयोजन झारखंड राज्य में किया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यह मेला 2 महीने तक चलने वाला मेला है और इसका आयोजन 3 जुलाई से 7 सितंबर तक किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। यहाँ की राजधानी झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। झारखंड में विधानसभा की सीटें 81 है और लोकसभा की सीटें 6 और राज्यसभा की सीटें 14 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। ए ऑप्शन 125, बी ऑप्शन 124, सी ऑप्शन 126, डी ऑप्शन 129। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत के रैंक के दोस्तों 126 है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, सेकंड स्थान पर डेनमार्क है और थर्ड स्थान पर आयरलैंड और फोर्थ स्थान पर न्यूजीलैंड है। इसी के साथ दोस्त इसमें भारत की रैंक 126 रही है। तो भारत 126वें स्थान पर इसमें
अब बात करते हैं दोस्तों 2023 के प्रमुख सूचकांक, जिसमें भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 127वें स्थान पर है। इसी के साथ दोस्तों चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108 स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 85 है और ग्लोबल फायर में भारत की रैंक 4th है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि 64वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक कहाँ हुई है। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन ब्राज़ील, सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन भारत। तो 64वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद की जो बैठक है दोस्तों ये ब्राज़ील में हुई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ब्राज़ील। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों हेतु किस योजना की शुरुआत की है। ए ऑप्शन मिशन वात्सल्य योजना, बी ऑप्शन जनधन योजना, सी ऑप्शन लाडली बहना योजना, डी ऑप्शन अम्मा बहना योजना। तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों हेतु मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो लाडली बहना योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है। अम्मा बहना योजना का संबंध सिक्किम से। वन स्कूल वन IAS का संबंध केरल राज्य से है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। ए ऑप्शन पंजाब ने, बी ऑप्शन गुजरात ने, सी ऑप्शन हरियाणा ने, डी ऑप्शन उड़ीसा ने। तो 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो खिताब है दोस्तों ये हरियाणा ने जीता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स M टीका किस बीमारी से संबंधित है। ए ऑप्शन हैजा, बी ऑप्शन मोती जरा, सी ऑप्शन चिकनगुनिया, डी ऑप्शन मलेरिया। तो हाल ही में चर्चा में रहा R21 और मैट्रिक्स M का संबंध दोस्तों मलेरिया से है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही नाना पटेल का संबंध किस खेल से है। ए ऑप्शन क्रिकेट, बी ऑप्शन तैराक, सी ऑप्शन फुटबॉल, डी ऑप्शन बास्केटबॉल। तो दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में रही नाना पटेल का संबंध है तैराक से, तो एक तैराक से, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तैराक। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में मादा मोदी आज़ाद दलित पार्टिकल्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी। ए ऑप्शन सुधा पाई, बी ऑप्शन सज्जन कुमार, सी ऑप्शन ललित नटराजन, डी ऑप्शन ए एंड बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए एंड बी, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुधा पाई और सज्जन कुमार ने यह पुस्तक लिखी थी, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेज़बान बना है। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन नीदरलैंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में न्यूयॉर्क देश संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेज़बान बना है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश में अभिनाम ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। ए ऑप्शन उरुग्वे, बी ऑप्शन पेरू, सी ऑप्शन बेल्जियम, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में पेरू देश में अभिनाम ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पेरू। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में स्पेस एक्स को हाई स्पीड इंटरनेट के लिए कहाँ लाइसेंस मिला है। ए ऑप्शन मंगोलिया, बी ऑप्शन कंबोडिया, सी ऑप्शन थाईलैंड और डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो दोस्तों अभी हाल ही में स्पेस एक्स को हाई स्पीड इंटरनेट के लिए कंबोडिया में लाइसेंस मिला है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कहाँ लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा। ए ऑप्शन लखनऊ,
बी ऑप्शन इंदौर, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन मंदसौर। तो दोस्तों अभी हाल ही में लखनऊ में लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लखनऊ। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं व्यापार सौदा का निपटान शुरू किया है। ए ऑप्शन इजराइल, बी ऑप्शन तंजानिया, सी ऑप्शन अजरबैजान, डी ऑप्शन कंबोडिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने तंजानिया के साथ स्थानीय मुद्राओं व्यापार सौदा का निपटान शुरू किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तंजानिया। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है। ए ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन निर्मला सीतारमण, डी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल की स्थापना करेंगे। ए ऑप्शन तेलंगाना, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन झारखंड। दोस्तों अभी हाल ही में डेल और इंटेल तेलंगाना राज्य में AI स्किल की लैब की स्थापना करेंगे, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तेलंगाना। अब दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। तेलंगाना में 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की अनोखी पहचान की गई और अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से तेलंगाना को सम्मानित किया गया और निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन भी तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना राज्य द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई। और दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना के, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ। यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने, यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो तेलंगाना हाई कोर्ट हैदराबाद में है। और यहाँ इसका क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 3,52,86,757 है। यहाँ की लोकसभा की सीटें 17 है, राज्यसभा की सीट 7 है और विधानसभा की सीटें 119 है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।